नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको पसंद आ रहा होगा और आपकी मदद हो रही होगी। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा, कोई भी दिक्कत है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा या फिर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो, क्योंकि उससे क्या होता है ना, जैसे कि हम बच्चे की तारीफ़ करते हैं तो उसको मोटिवेशन मिलती है, उसका फिर पढ़ने का मन करता है, कोई भी काम जो वो करता है उसका करने का मन करता है। इसी तरीके से आपके जो कमेंट आते हैं ना, उनसे हमारा मन करता है कि आपको चीज़ें पसंद आई है या फिर कोई ऐसी दिक्कत आपके सामने आ रही है, उसके बारे में पता चलता है तो हम सुधार करते हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि आपको पसंद आ रही है तो हमें बहुत अच्छा लगता है और दोबारा ऐसा मन करता है कि आप बहुत अच्छी वीडियो बनाएं, अच्छी से अच्छी बनाएं, जितना भी हमें आता है सब कुछ आपको समझा दें। तो प्लीज़ यहाँ पे ना कमेंट करके बताया करो, आपको अच्छी लगे तो, या फिर कोई भी दिक्कत है तो वो बता दिया करो। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया है, सेकंड पढ़ लिया। आज मैं आपको थर्ड पॉइंट में जितने भी टॉपिक हमारे दे रखे ये पढ़ाऊँगी। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारी 3 वीडियोज़ और आएंगी। इसके बाद में जितने भी मतलब शुरू से लेके और एंड तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं ना नेट जेआरएफ के, और ये फर्स्ट यूनिट में से जितने भी क्वेश्चन वहाँ पे आए हैं वो सारे मैं आपको एक ही वीडियो में करवाऊँगी। ठीक है, तो हम ये करेंगे 3 वीडियोज़ के बाद। उससे आपकी काफ़ी मदद होगी, क्योंकि जितने भी सालों में एग्ज़ाम मतलब कि जितने भी पिछले सालों में क्वेश्चन पेपर आए हैं उसमें शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित, टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं, 5-5 तो आते ही है, तो उन सबको मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी यहाँ पे, ताकि आपकी ज़्यादा मदद हो जाए और आपको पता चल जाए क्वेश्चन किस तरीके का आता है और जो मैडम ने पढ़ाया है वो उससे मेल खा रहा है या नहीं खा रहा, बिल्कुल अलग ही तो नहीं पढ़ा दिया, तो आपको पता चलना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं आपको वो क्वेश्चन करवाऊंगी। ये 3 वीडियो बन जाएंगे। उसके बाद मैं आपको जो देखिए इस यूनिट में ऐसे कुल मिला के 7 वीडियोज़ बनेंगे। देखिए ये आज वाला वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा ना, उसके बाद 3 वीडियोज़ और बनेंगे। ये 3 वीडियो बनेंगे और उसके बाद एक वीडियो और जो क्वेश्चन आंसर वाला आएगा, जिसमें पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आएंगे। उसके बाद टोटल 7 वीडियोज़ रहेंगे इस यूनिट में। ठीक है, उनको आप बार बार देखना और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना। और आपके पास जो भी किताब है, कोई भी आपने ले रखी है, मैदान वाली है, प्रतियोगिता साहित्य है, अरिहंत की है, या फिर कोई भी आपके पास जो गाइड है, किताब है, कुछ भी है सामग्री, उसको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो आपकी काफ़ी मदद होगी। और ये यूनिट है ना, इसको नेट जेआरएफ के जो फर्स्ट पेपर है इसकी सबसे सरल यूनिट बोला जाता है, इसीलिए आपको इसमें 5 में से 5 बिल्कुल ठीक करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है और टाइम की भी कोई ऐसी शॉर्टेज नहीं है, खूब टाइम मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये बात हो गई 2-3 मिनट की, तो आप इसको माइंड मत करना। देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे हम शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में। ठीक है, इसको शिक्षण प्रभावित तत्व भी बोलते हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से तत्व है जो हमारे शिक्षण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसके बाद शिक्षक क्या होता है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। इसके बाद में जो सहायक सामग्री, शिक्षक और एक शिक्षार्थी के बीच में कौन कौन सी सहायक सामग्री है जो यूज होती है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और संस्थागत सुविधाएं और शैक्षिक वातावरण। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक है यहाँ पे, इनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये इंग्लिश नेम आप देख लेना, किसी को हिंदी में समझ नहीं आए तो। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक हमारा है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो हमारी होती है इसको प्रभावित करते हैं वो कारक कौन कौन से। आप किताब में देखोगे, आपके पास जो भी गाइड है, तो आपको बहुत कुछ अलग अलग मतलब कुछ भी मिलेगा, लेकिन जब उसमें अंदर पढ़ना स्टार्ट करोगे तो सारी चीज़ें एक ही जैसी मिलेगी। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, किस तरीके से आपसे पूछा जाता है वो पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए मेन कारण होते हैं ना, वो तो ये होते हैं, निजी कारण होता है, बौद्धिक कारण होता है और मनोवैज्ञानिक कारक होता है। और इसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं, लेकिन मैं आपको वो समझा देती हूँ डायरेक्ट। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उनको सिर्फ समझने की आवश्यकता है। तो निजी कारक में क्या क्या आता है मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये मेरा घर है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा घर है और यहाँ पे है मेरा स्कूल। ठीक है, अब देखिए इस स्कूल में तो मैं सुबह 7 बजे जाती हूँ और 1 बजे मेरी छुट्टी हो जाती है। इसके बाद का जो पूरा समय है वो मैं यहाँ रहती हूँ। इसके अलावा कुछ मेरे दोस्त भी है इधर उधर, जिनसे फ़ोन पे या ऐसे मेरी बात होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये पूरे समय जो मैं अपने घर पे रहती हूँ, यहाँ पे मेरे पापा भी है, मम्मी है, भाई है, मेरी बहन है और भी मेरे दोस्त है। ठीक है, काफ़ी सारे और मेरे रिलेटिव है। तो मान लो कि मैं यहाँ पे हूँ और कुछ बात हमारे घर में ऐसी हुई, मान लो मेरे मम्मी पापा में किसी बात को लेके झगड़ा होता है, कोई परेशानी चल रही है, कोई पैसों की दिक्कत चल रही है, या फिर कोई भी दिक्कत मतलब घरेलू समस्या जो होती है कुछ भी चल रही है, तो आप ये बताओ कि मम्मी पापा में झगड़ा हुआ है तो क्या इसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा? आप बताओ, सोच के, पड़ेगा ना दोस्तों।
तो एक जो शिक्षक होता है ना, अब देखिए मैंने तो उदाहरण दिया है अपना, मेरी जगह कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। उसके घर में घरेलू झगड़े हुए, ठीक है, कोई भी घरेलू झगड़े भाई बहन के बीच में हुआ, मम्मी पापा के बीच में, पति पत्नी के बीच में कुछ भी हुआ है, तो उसका सीधा सीधा असर उस इंसान पर पड़ता है, ठीक है। अब वो बेचारा स्कूल जाएगा या जाएगी जो भी है, तो क्या वो पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा पाएगा स्कूल में? बताओ आप मुझे, क्वेश्चन किया है मैंने आपसे, बताओ। तो दोस्तों वो पूरे तरीके से नहीं पढ़ा पाएगा बेचारा। हालांकि स्कूल जाएगा, उसकी मजबूरी हो जाती है उस समय जाना, वो स्कूल जाएगा, वो पढ़ाएगा भी, क्लास में भी जाएगा, लेकिन वो पूरे तरीके से शिक्षण कार्य नहीं करवा पाएगा, ठीक है। तो ये निजी कारक होते हैं। देखिए इस तरीके के बहुत सारे निजी कारक होते हैं, ठीक है। ये तो एक बताया मैंने, परिवार की समस्या है कभी कभी। अब देखिए यहाँ पे कैसे कैसे पॉइंट गाइड में बना रखे हैं आपके लिए, मैं बताती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं मुँह उठा के आपको पढ़ाने आ जाती हूँ, बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हूँ टॉपिक पे, फिर आपके सामने आती हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कौन कौन से पॉइंट बना रखे। पहला पॉइंट तो ये है कि घरेलू झगड़े, ठीक है, मतलब घर में कोई झगड़े हुए, जो मैंने आपको समझा दिया। दूसरा पॉइंट मान लो आपके सामने ये बना दिया कि आय मतलब कि पैसे, ठीक है, पैसों की दिक्कत, जिसको लेके हमेशा चिड़चिड़ा रहता है शिक्षक। क्योंकि एक शिक्षक को, हालांकि ऐसी बात नहीं है कि कम पैसे मिलते, लेकिन फिर भी गाइड में आपके सामने ये टॉपिक मिला है कि शिक्षक की जो आय होती है उसमें वो अपने घर के खर्चे नहीं चला पाता है, ठीक है। मतलब बच्चे की फ़ीस है, बेटे की फ़ीस है, घर पे भी राशन लाना है, सारा काम करना है, तो वो अपनी सैलरी से उतना काम नहीं कर सकता, इसलिए उसके पैसों की भी दिक्कत रहती है। और भी बहुत सारे उसके दायित्व होते हैं समाज में, उनसे संबंधित कोई ना कोई परेशानी उसको आती है, तो ये निजी कारक है, ये उसको परेशान कर देते हैं, ठीक है दोस्तों आपने ना अभी निजी कारक के बारे में जान लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि बौद्धिक कारक है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि इससे हमारा जो शिक्षण है वो किस तरीके से प्रभावित होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए हमारे स्कूल में या फिर हमारे परिवेश में, या फिर हम जैसे कि आप लोग और मैं हूँ, तो हम में से सभी लोगों का जो सोचने का, किसी भी चीज़ को समझने का तरीका होता है वो एक जैसा नहीं होता, ठीक है। तो ये क्लास है, ठीक है, ये क्लास है, मान लो 8वीं क्लास है, ठीक है, कोई सी भी क्लास है, आप कुछ भी मान सकते हो। तो इसमें 20 बच्चे, ठीक है, 5 इधर बैठे हुए, 5 इधर बैठे हुए, कहीं भी बैठे, उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखिए दोस्तों एक बच्चा तो ये होता है कि शिक्षक बताता नहीं है उससे पहले ही वो समझ जाता है, समझे आप। मतलब कि शिक्षक बताएगा नहीं, उससे पहले ही उसको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ क्या है। तो ये जो बच्चा है ना, ये दोस्तों अलग श्रेणी में आता है, मतलब कि ये प्रतिभाशाली बच्चे की श्रेणी में आ सकता है कि इसका बौद्धिक स्तर अच्छा है, ये अपने स्तर से ऊपर का है, ठीक है। अब देखिए एक बच्चा है कि शिक्षक ने कोई भी चीज़ बताई है तो उसको समझ में आ जाती है, ठीक है, मतलब कि ये कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है, मीडियम है। और एक बच्चा ऐसा है उसको 2 बार भी बता दिया फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा कि शिक्षक एक ही तरह से, मान लो किसी पाठ को उसने पढ़ा दिया है, अब मान लो कि उस तरीके से यहाँ पे इस बच्चे को तो आ गया, मान लो इसको भी थोड़ा थोड़ा आ गया, पूरा नहीं आया, लेकिन बेचारे इस बच्चों को तो बिल्कुल नहीं आया। तो एक शिक्षक को अपना जो बौद्धिक स्तर है ना उसको इस तरीके का रखना चाहिए कि ये जो प्रतिभाशाली बच्चा है इसकी भी जो जिज्ञासाएं हैं उनको शांत कर सके, इस बच्चे को भी आसानी से समझा सके, और ये जो बच्चा है ना इसके ऊपर भी ध्यान दिया जा सके, क्योंकि इसके ऊपर ये ध्यान नहीं देंगे तो ये बेचारा यहाँ कहीं यहीं रह जाएगा, और इसके ऊपर भी अगर अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो ये बच्चा, इसका जो स्तर है ना वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसको और ऊपर तक पहुंचना चाहिए अपने स्तर से, अगर इसमें प्रतिभा है तो उसके हिसाब से इसको जाना चाहिए। और ये जो बच्चा है इसका क्या दोष है अगर इसको समझ में नहीं आ रहा तो, क्योंकि हो सकता है उसका पारिवारिक वातावरण इस तरीके का हो, या फिर उसके, देखिए बच्चे के परिवार में भी कुछ दिक्कत होती है तो बच्चे के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है चीज़ों का, ठीक है, तो उसको भी समझ में नहीं आती। तो एक शिक्षक का जो बौद्धिक कारक है, मतलब कि जो बौद्धिक स्तर है उसका सोचने का, समझने का, वो इस तरीके का हो कि पूरी क्लास को एक साथ लेके चले, ठीक है। मतलब कि उसको एक ड्राइवर की तरह होना चाहिए। आपने जेम्स ड्राइवर वाली परिभाषा पढ़ी ना, कि अलग अलग शारीरिक, मतलब कि विभिन्नताओं वाले बच्चों को या फिर इंसानों को एक ही गाड़ी में बिठा के ले जाता है जेम्स ड्राइवर, परिभाषा पढ़ी थी ना आपने। तो उसी तरीके से एक शिक्षक को ऐसा होना चाहिए कि सारी चीज़ों में वो तालमेल बिठा के चले, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई होगी, चलो नहीं आती तो मैं एक बार और बताती हूँ, आ गई होगी यूँ तो, क्योंकि देखिए मैं अपनी क्लास में जाती हूँ तो मेरी क्लास में क्या है कि बहुत सारे बच्चे होशियार है, वो हमेशा ना आगे बैठे रहते। ये 2 लाइन में लड़की बैठी है एक साइड, ठीक है, ये लड़की है और ये है लड़के, ये होशियार है, ये आगे बैठे। अब मुझे शुरू में पता नहीं था, जैसे ही मैं स्कूल में गई थी, अब पीछे बेचारे एकदम कमज़ोर बच्चे और बहुत प्यारे, हमेशा चेहरे पर स्माइल, बहुत सुंदर से अच्छे से प्यारे से बच्चे, ठीक है, पीछे बैठे।
अब मुझे लगा कि यार मतलब शुरू में तो कुछ समझ में ही नहीं आया। मैं जाती रही स्कूल, आती रही, पढ़ाती रही, आती रही, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने उन बच्चों को जाना, उनके मन में जगह बनाई, उनको समझा, तो मैंने जाना कि ये बच्चे कमज़ोर तो नहीं हैं, इनका दिमाग तो बहुत तेज़ है। लेकिन बच्चों के साथ क्या है कि हमारा जो स्टाफ है ना, उसमें ज़्यादातर ये बोलते, अरे मैडम रहने दो, आप पढ़ा के क्या करोगी, कलेक्टर थोड़ी बनेंगे, रहने दो, मत पढ़ाओ इनको। तो मुझे वो बात है ना इतनी बुरी लगती है, मतलब क्या बताऊँ, मेरे ना एकदम से धक 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 बहुत तेज़ होने लगती है। क्योंकि यार सैलरी हमें क्यों मिलती है, सरकार ने हमें नौकर रखा है तो क्यों रखा है, पढ़ाने के लिए रखा है ना। तो हमारा जो काम है वो तो ये है कि हम पढ़ाएं अच्छे से। तो मैं उनकी बात पर मुस्कुरा देती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कहती, क्योंकि मुझे बहस करना पसंद नहीं है। फिर मैं क्लास में गई और मैंने क्या किया, ये बच्चे हैं ना, इनको बिठाया आगे और इनको पीछे कर दिया। और ये बच्चे मेरे से नाराज़ हो गए, इंटेलिजेंट वाले, और ये बहुत खुश हो गए। अब मैं क्या करूँ, उनको भी मैं नाराज़ नहीं कर सकती। तो मैंने उनको कहा कि कोई बात नहीं, 7 दिन बाद मैं आपको आगे बिठा दूँगी, एक बार इनको भी तो बैठने दो, इनको भी तो पता चलना चाहिए कि आगे बैठते तो कैसा लगता है। तो आप यकीन नहीं करोगे, ये बच्चे आगे बैठे ना, पता नहीं इनके अंदर डर था, क्या चीज़ थी, ये हमेशा किताब खोल के रहते। जो बच्चे पीछे बैठ के हमेशा बदमाशी करते थे, मतलब अपनी हरकतों में लगे रहते, कुछ भी, इसके बाल खींचे, इसका पैर खींचा, इसका नाखून तोड़ा, ऐसी हरकतें करते थे, वो बच्चे किताब खोल के या कुछ भी लिखने में लगे, कोई ड्राइंग बनाने में लगा है, कोई कुछ कर रहा है। और जैसे ही मैं क्लास में जाती, सबके पास इंग्लिश की किताब है ना, और सब पढ़ने लग जाते। फिर मैं देख रही बदलाव हो रहा है, और मैं उन पर ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पीछे वाले बच्चों पे नहीं दे रही, वो मेरे एक बार पढ़ाने पर, एक बार कहने पर ही याद कर लेते थे पीछे वाले, और समझ जाते थे चीज़ों को। तो मैंने उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखा। तो आप यकीन नहीं करोगे, 20 बच्चे थे उस क्लास में, 20 के 20 बच्चे, मतलब उनका स्तर है ना सोचने समझने का, क्वेश्चन को करने का, वो एक ही हो गया। और मैं बताऊँ ना आपको, तो पीछे वाले बच्चों का ज़्यादा अच्छा हो गया। उनकी पता है उनकी दिक्कत क्या थी, वो चीज़ों को समझ लेते थे, उसका आंसर भी बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन इंग्लिश में कैसे लिखे उनको ये नहीं आता था। उनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी। तो फिर मैंने चीज़ें ठीक की, उनको बिल्कुल बेसिक से समझाया, अच्छे से चीज़ों को लेके गई उनके सामने, तो वो अच्छे से समझ गए। तो इतना अच्छा लगा कि मतलब यार कहाँ से कहाँ पहुँच गई मैं। खैर चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो मनोवैज्ञानिक कारक पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए मनोवैज्ञानिक कारक है ना, इसमें क्या होता है दोस्तों, एक जो शिक्षक होता है ना, उसको मनोवैज्ञानिक जो हमारी विधियाँ होती है ना पढ़ाने की, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हमारी जो मनोवैज्ञानिक विधि है उनसे किस किस तरीके से हम शिक्षा दें। जैसे कि किसी बच्चे को डायरेक्ट अपने किताब उठाई और पढ़ाया तो समझ में नहीं आ रहा, तो बहुत सारी विधियाँ हमारे लिए बनाई गई है, हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सी विधि से किस तरीके से हम पढ़ाएं, ठीक है। जैसे कि खेल विधि है, ठीक है, प्रयोजना विधि है, आगमन विधि है, निगमन विधि है, संश्लेषण है, विश्लेषण है, बहुत सारी विधियां हैं। तो एक शिक्षक को इन विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए। अगर उनको इन विधियों का ज्ञान नहीं है तो उसको इनके बारे में पहले से जानकारी रखनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए इन विधियों को स्कूल में जाने से पहले, ठीक है दोस्तों। और हालांकि सारे शिक्षक को ज्ञान तो होता है, लेकिन किताबी ज्ञान होता है, ज़िंदगी में आत्मसात नहीं करते बहुत सारे लोग, इसीलिए वो मात खा जाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखिए ये 3 कारक है मेन, ठीक है। अब मैं आपको इनका मतलब निचोड़ बताती हूँ कि इनका निचोड़ क्या है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले शिक्षण उद्देश्य, मतलब कि जो आपको पढ़ा रहा है, जो आपका शिक्षक है ना, उसका जो शिक्षण के उद्देश्य है ना, वो इस तरीके के होने चाहिए कि उसकी जो अधिगम प्रक्रिया है ना, उसमें नींव के पत्थर बन सके। समझ रहे हो, नींव के पत्थर बनने का मतलब ये है कि उसके शिक्षण के उद्देश्य ऐसे होने चाहिए कि बच्चे को शिक्षा तो देनी है, लेकिन उसका सर्वांगीण विकास करना है। उसको जो भी रुचि है, किसी को गाने में रुचि है, किसी को नाचने में रुचि है, किसी को कविताएं लिखने में रुचि है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, तो उसमें उसको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाना है और उसको साथ में पढ़ाना भी है। उसको मतलब एक तरह से अच्छे से मतलब उसको समेट के और अच्छा इंसान बनाना है, उसके अंदर खूबियाँ डालनी है, ठीक है। उसकी कमियों को निकाल के वहीं पे दफना देना है और उसकी खूबियों को निकाल के उजागर कर देना है। ये इसके शिक्षण के उद्देश्य होने चाहिए, ठीक है। देखिए मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में इसलिए समझाती हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, वरना किताबी लैंग्वेज समझाने में मुझे कम समय लगेगा, मैं आसानी से आपको जल्दी समझा दूँगी। किताबें मेरे पास भी बहुत सारी पढ़ी है, लेकिन अगर किताबों से ही समझ में आ जाती तो आप यहाँ पे क्यों आते।
देखिए दोस्तों, सेकंड पॉइंट है शिक्षक का व्यक्तित्व। ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि एक बच्चा है ना अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानता, लेकिन अपने शिक्षक की बात मानता है। इसीलिए वो इनको देखकर ही अनुकरण करके बच्चा सीखता है, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो चाहे वो बड़ा बच्चा हो। ठीक है, तो इसलिए शिक्षक का व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, शानदार होना चाहिए, क्योंकि जब वो अपनी ज़िंदगी में, अपने व्यक्तित्व में, अपने ज़िंदगी में अच्छा आचरण करेगा, अच्छा दिखेगा, अच्छा व्यवहार, अच्छा दिखने का मतलब ये नहीं है कि गोरा दिखेगा, चाहे कोई भी कलर हो, भगवान ने जो भी कलर दिया है वो अच्छा हो, लेकिन दिखने का मतलब ये है कि उसका तौर तरीका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, वो अच्छे तौर तरीके से बात करेगा, सलीके से मतलब वेश आएगा उसके साथ, तो बच्चा उससे अच्छी चीज़ें सीखेगा। ठीक है, और अगर आप बदतमीज़ी से बच्चे से बात करोगे तो वो बदतमीज़ी सीखेगा। तो इसलिए एक शिक्षक को सबसे पहले अच्छा होना चाहिए, उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, देखिए थर्ड पॉइंट है कक्ष की संवेगात्मक स्थिति। कई बार क्या होता है, कक्षा में पढ़ाते पढ़ाते कुछ ऐसी हरकतें बच्चे कर देते हैं कि उनमें लड़ाई हो जाती है, या कोई ऐसी हरकत हो जाती है जैसे कि कोई कहानी सुना रहे हो आप, तो उसमें हंसी का कोई ऐसा मतलब कि कोई बिंदु आ गया जिसमें हंसी आनी है, तो बच्चों को बहुत तेज़ हंसी आ गई, तो उसको मतलब ज़्यादा तेज़ पूरी क्लास फिर हंसने लगे, फिर सभी हंसने लग जाए ज़ोर ज़ोर से, तो उसको इस मतलब कि संभालना है। ऐसा नहीं है कि हंसते रहो तो तुम भी हंसने ही लग जाओ साथ में, थोड़ी देर हंस लो, मुस्कुरा लो, कोई बात नहीं है, लेकिन उसको ये संवेग है ना दोस्तों, इनको संभालना आना चाहिए आपको, कि एक बच्चे में किसी भी तरीके का संवेग आ रहा है, किसी को गुस्सा आ रहा है, किसी को कुछ भी हो रहा है, तो उसकी स्थिति को आपको संभालना है। ठीक है, ये कक्ष का वातावरण आपके ऊपर कक्षा 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 फोर्थ देखिए दोस्तों, मनोवैज्ञानिक वातावरण। ठीक है, मनोवैज्ञानिक वातावरण का मतलब ये है कि आपको, वही मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जो शिक्षण सूत्र होते हैं, शिक्षण विधियाँ होती है, उनकी जानकारी अच्छे से रखनी है। ये निचोड़ है, देखिए ऊपर जो समझा दिया उसी का ये निचोड़ है। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए, बच्चे के वातावरण को, मतलब कि अच्छे से आप उसको समझ पाओ, उसके आसपास की चीज़ों को, बच्चे को, उसके व्यवहार को। ठीक है, देखिए फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा है, भौतिक संसाधन व सहायक सामग्री। दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भौतिक संसाधन और सहायक सामग्री। ठीक है, सहायक सामग्री में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड है, पेन है, मार्कर है, चौक है, किताब है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारी सहायक सामग्री का काम करती है। और दोस्तों लास्ट है इसमें शिक्षक की कुशलता। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, शिक्षक की कुशलता। और ये कुशलता शिक्षक में आती कैसे है, इसके बारे में भी आप जान लो अच्छे से। ठीक है, चलो मैं आपको बताती हूँ शिक्षण की कुशलता के बारे में। ठीक है, अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए उसको, बिल्कुल दोस्तों पूर्ण ज्ञान तो होना ही चाहिए उसको। जैसे कि आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हो तो आपको वो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए, ताकि विद्यार्थी कभी भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसका अपने मतलब ज्ञान के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से उसका उत्तर दे सको। ठीक है, दूसरा है कि चरित्रवान उसको होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, अच्छा चरित्र अगर एक शिक्षक का होगा तभी उससे शिक्षार्थी कुछ सीखेगा। ठीक है, उत्तम शिक्षण कराने वाला होना चाहिए, मतलब कि अच्छा, उत्तम का मतलब होता है बहुत अच्छा। ठीक है, सर्वोत्तम, अच्छा शिक्षण कराने वाला होना चाहिए शिक्षक को। ठीक है, ये इसकी कुशलताओं के बारे में, मतलब कि इसकी विशेषताएं एक तरह से शिक्षक की। विषय की देखिए, विषय को पुस्तकीय ज्ञान से निकाल करके आसान भाषा में प्रस्तुतिकरण करने में सक्षम होना चाहिए। कितनी अच्छी बात कही है, जो कि मैं आपके साथ कर रही हूँ। पुस्तकीय भाषा से निकालना है आपको और अपनी भाषा में अच्छे से बच्चों को समझाना है, अपनी भाषा में उसका प्रस्तुतिकरण करना है। ठीक है, तो ये काम आपको करना है, अच्छा शिक्षक बन के आपको भी करना है। ठीक है, एक कुशल शिक्षक को शिक्षण सिद्धांतों, देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एक कुशल शिक्षक होता है, एक अच्छा शिक्षक होता है, उसको शिक्षण के सिद्धांतों और शिक्षण सूत्रों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगी अभी। चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये है शिक्षण सूत्र। देखिए मैं आपको ये शिक्षण सूत्र और इनके बारे में बताऊँगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, शिक्षण सूत्र के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं और ये मतलब किस तरीके से काम में आते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है सरल से जटिल की ओर। आप क्या करते हो, आप स्कूल में जाके डायरेक्ट, जैसे कि मान लो ये कोई किताब है, ठीक है, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे चैप्टर पे कोई ऐसा मतलब कि कोई ऐसी कहानी या फिर कोई ऐसा चैप्टर जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन आपके विद्यार्थी को तो लगता ही नहीं है, क्योंकि उसने थोड़े ना उसको पढ़ा है। तो आपने डायरेक्ट ये पढ़ा दिया कि ये ना बाद में पढ़ेंगे, इसको छोड़ो अभी, आपने डायरेक्ट यही पढ़ा दिया, तो उस बच्चों को तो कुछ भी नहीं समझ में आना। क्योंकि हमारी किताबें किस हिसाब से आजकल बनाई गई है कि पहले चैप्टर में जो बात कही गई है ना,
पहले चैप्टर में जो बात कही है उसी को आगे दूसरे में बढ़ाया गया है, फिर उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते ऐसे पूरा पाठ्यक्रम पूरा किया गया है। ठीक है, तो आप इसको पीछे से या बीच में से पढ़ना स्टार्ट कर ही नहीं सकते हैं, आपको ये यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, चीज़ों को बिल्कुल सरल से, मतलब कि स्टार्टिंग से शुरू करना है, अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट उनको बताना है, सरल भाषा से बताते 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 उसको जटिल तक ले जाना है। दूसरा देखिए दोस्तों, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण और संश्लेषण का मतलब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है दोस्तों, विश्लेषण का मतलब ये है कि एक चीज़ को ऐसे हिस्सों में बांट दिया, ठीक है, अलग अलग हिस्सों में विभाजित करके आपने समझा दिया पहले, और फिर इसको एक साथ समेट के एक जगह रख दिया। ठीक है, तो मतलब पहले इसकी व्याख्या करनी है, विश्लेषण करना है, फिर इसका संश्लेषण करना है। जैसे कि दोस्तों आपने ना हिंदी भाषा आपके, ऐसा नहीं है कि देखिए आपने सबने 10वीं क्लास पास करके आए हो तो 10वीं तक आप सभी के पास हिंदी रहती है या फिर इंग्लिश रहती है। ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन हमेशा आता है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आप उसमें क्या करते हो, आप उसमें यही करते हो, पहले तो प्रसंग लिखते हो कि ये जो पंक्तियां हैं ये इस कविता से ली गई है और इस कवि ने लिखी है और इसमें ये बात कही गई है। ठीक है, उसके बाद उसकी व्याख्या लिखते हो, और व्याख्या में क्या लिखते हो कि इसमें क्या क्या, बहुत लंबा चौड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हो, और कई बार किसी पे नहीं आता तो जो पंक्तियां ऊपर लिखी है उन्हीं को उल्टी सीधी करके उतार देते हैं। ठीक है, ये करते हो, और उसके बाद में आप क्या लिखते हो, उसका निष्कर्ष लिखते हो ना, निष्कर्ष लिखते हो ना लास्ट में। तो ये वही है, विश्लेषण करना है पहले और फिर संश्लेषण करना है। मतलब कि आपने जो निष्कर्ष लिखा है उसमें छोटी से में चीज़ें सारी समझा दी है कि इसमें ये अलंकार था, इसमें इसका ये समास यूज हुआ है, प्रत्यय और उपसर्ग ये आए हैं, इस तरीके से आप उसमें लिखते हो। भाषा सरल है, सुबोध है, प्रभावमयी है, इस तरीके से आप उसमें लिखते हो। तो ये एक तरह से उसी का रूप है। ठीक है, विश्लेषण मतलब कि पहले आपको उसका विश्लेषण करना है, फिर उसको इकट्ठा करके एक जगह रख देना है। जैसे कि मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो आप निबंध लिखते हो, ठीक है, इसमें प्रस्तावना लिखते हो, फिर उसके बीच में जो भी पॉइंट, उसके जो कारक है, जो भी उसकी विशेषताएं हैं, गुण है, अवगुण है, सब लिख देते हो, और लास्ट में उसका क्या लिखते हो, उपसंहार लिखते हो ना, मतलब कि निष्कर्ष, पूरा निचोड़ लिखते हो उसका। तो ये हो गया विश्लेषण से संश्लेषण। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये शिक्षण सूत्र है, ये किस तरीके से काम कर, मतलब किस तरीके से ये काम करते हैं और कैसे हमको इनका प्रयोग करना है। ठीक है, देखिए 3rd नंबर पे देखिए, विशिष्ट से सामान्य की ओर। आपको क्या करना है, इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जाना है। मतलब कि विशिष्ट का मतलब ये नहीं है कि विस्तृत से, विशिष्ट का मतलब है कि अच्छी जानकारी देनी है, विशिष्ट विशेष जानकारी देनी है, और फिर उसको धीरे धीरे जैसे आप समझाते जाओगे तो वो बच्चे को भी आसान लगेगी और आपको भी आसान लगेगी, फिर आपको लगेगा कि सामान्य। जैसे कि शुरू में मैंने ये शिक्षण सूत्र पढ़े तो मुझे लगा कि बहुत कठिन है, मेरे से नहीं होंगे, बहुत टफ है, और मैंने 2013 से ये शिक्षण सूत्र, मतलब कि ये साइकोलॉजी जो हमारी विषय है, इसको पढ़ना स्टार्ट किया है, और तब से ही मैं निरंतर पढ़ती आ रही हूँ। कई बार कोचिंग में पढ़ाया है, सीटेट के 1-2 बैच लिए, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है सारे बच्चों के। ज़्यादातर मतलब 74 थे मेरे बैच में, 74 में से 66 बच्चों का क्लियर हुआ था सीटेट उस टाइम पे। तो ये मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उस टाइम सीटेट का एग्ज़ाम बहुत टफ होता था, आजकल तो ईजी होने लगा है। तो दोस्तों ये आपको ना मालूम होना चाहिए कि इस तरीके से होता है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि शुरू में आपको चीज़ें लगेगी कि ये तो बहुत ज़्यादा मतलब टफ है, महत्वपूर्ण है और विशिष्ट भी है, इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन धीरे धीरे लगेगा कि सामान्य, कोई बात नहीं। मुझे भी ऐसा ही लगता है, अभी ईजी है, करवा दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरू में लगता है कि मुश्किल है। ठीक है, ये देखिए आगमन से निगमन की ओर। अब देखिए दोस्तों, ये जो आपकी आगमन विधि है ना, आगमन विधि है, इसमें उदाहरणों की बात की जाती है। निगमन विधि है, इसमें नियम की बात की जाती है। ठीक है, इसके बारे में, ये विधियों को अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, उसके बारे में। अनिश्चित से निश्चित की ओर, मतलब कि कोई चीज़ अनिश्चित है, किसी के बारे में हमें पता नहीं है कि, देखिए अभी आपका नेट JRF का आपको पता नहीं है कि आपका क्लियर होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक उम्मीद है कि मेरा होगा। ठीक है, मेरा होगा, उसी भरोसे हम इसमें कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो इस अनिश्चित से, ये हमें बिल्कुल भी क्लियर नहीं है अभी, लेकिन हम उस निश्चित तक जाएंगे, मतलब कि हमारा क्लियर होगा, वहाँ तक हम पहुँचेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अनिश्चित से निश्चित की ओर। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर जो दिखाई दे रहा है, जैसे कि अभी आपको ये देखो, ये मैंने गोला कि ये दिखाई दे रहा है ना, ये मूर्त है, तो ये आपको दिखाई दे रही है, तो इससे अमूर्त की ओर, मतलब कि जो नहीं दिख रहा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अनुभव से विवेक की ओर। ठीक है, अनुभव से विवेक की ओर का मतलब ये है कि आपने जितने भी अनुभव अपनी ज़िंदगी में अब तक लिए हैं ना,
उनको आप यूज कर सको स्थिति आने पर, ऐसी परिस्थिति आने पर। ऐसा नहीं है कि आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आई और आपने बिल्कुल अपोजिटिव वहाँ पे व्यवहार कर दिया। मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और आप ऐसे परिवेश में रहे हो कि वहाँ पे इंसान को, इंसानियत को, इन सारी चीज़ों को बहुत तवज्जो दी जाती है, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो गया तो हो गया, चलो छोड़ो, सभी ध्यान नहीं दे रहे तो मैं भी क्यों दूँ। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आपको अपने अनुभवों से अपना दिमाग लगाना है, अपना विवेक लगाना है, ठीक है। मदद करनी है, सबसे पहले मदद करना ज़रूरी होता है। मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली की तो हालत ऐसे है, कोई किसको मार दे, कुछ भी हो जाए, कोई मतलब ही नहीं। और लास्ट में है मनोविज्ञान से तर्क की ओर, ठीक है। मनोविज्ञान से तर्क की ओर का मतलब ये होता है कि जब आपको, मनोविज्ञान का मतलब एक सिर्फ विषय से आप नहीं ले सकते, ठीक है। मनोविज्ञान का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को समझ रहे हो, आपका जो मनोविज्ञान मतलब आप विचार कर रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, किसी के बारे में कोई धारणा बना रहे हो, ठीक है, कुछ भी किसी के बारे में अपने मन में सेट कर ले रहे हो कि ये इंसान ऐसा है, तो ये आपका मनोविज्ञान है। मतलब कि आप इस तरीके की सोच रखते हो, आप इस तरीके के विचार रखते हो, तो इन विचारों के हिसाब से आप एक तर्क तक पहुंचते हो, एक लॉजिक तक पहुंचते हो, ठीक है। तो ये है मनोविज्ञान से तर्क की ओर, ठीक है। तो आपको ये याद रखने, ये हो गए हमारे शिक्षण सूत्र, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिए जाते हैं कभी। और इस तरीके का क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा शिक्षण स्तर नहीं, मतलब कि शिक्षण सूत्र नहीं है, ठीक है। तो आपको इन सभी के नाम पता है, ठीक है, आसान से है, तो आप इनके नाम आप याद रखना अच्छे से, एक दो बार और पढ़ लेना, आपको याद हो जाएंगे। अब पढ़ेंगे दोस्तों हम टीचर के बारे में, ठीक है। टीचर क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या क्या चीज़ मतलब उसमें होती है, ये इस बारे में हम जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्राचीन समय में क्या होता था, जो पुराना हमारा समय था, उसमें अगर किसी इंसान को किसी विषय का अच्छा ज्ञान है, अच्छी जानकारी है, तो वो एक अच्छा टीचर है, ठीक है। इस तरीके की धारणा थी। देखिए, प्राचीन समय में जिस शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होता था, वही सफल और अच्छा शिक्षक होता था, ठीक है। लेकिन 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 आगे देखिए, आगे भी कुछ है आपके लिए अच्छा सा, देखिए। लेकिन वर्तमान समय में, मतलब अभी के समय में, शिक्षक को विशेष ज्ञान के साथ साथ निम्नलिखित चीज़ों का ज्ञान भी होना चाहिए। निम्नलिखित चीज़ कौन सी है? देखिए, स्वयं का ज्ञान, सबसे पहले अपने आप का ज्ञान उसको होना चाहिए कि मैं क्या हूँ, ठीक है, मैं किस तरीके से सोचता हूँ, किस तरीके से विचार करता हूँ, मैं सकारात्मक सोचता हूँ या नकारात्मक सोचता हूँ, उसको अपने बारे में पहले जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसको एक शिक्षार्थी का ज्ञान होना चाहिए कि उसके सामने जो बच्चा है वो किस तरीके से सोचता है, ठीक है, वो किस तरीके से विचार करता है, उसको क्या चीज़ अच्छे से समझ में आती है, क्या नहीं आती, तो ये सारी चीज़ें भी शिक्षक को पता होनी चाहिए। शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये ना, जैसे कि एक किसान का जो हथियार होता है, उससे वो अपनी खेती को काटता है ना, उसी तरीके से ये जो ये शिक्षक के ना हथियार है ये विधियाँ, क्योंकि ये शिक्षण विधियों का अगर वो यूज नहीं करेगा तो कैसे पढ़ाएगा। जितने भी तरीके से हम पढ़ाते हैं वो उसमें कोई ना कोई शिक्षण विधि लगती है, ठीक है। तो अच्छी से अच्छी जो शिक्षण विधि है उनका यूज करना आपको आना चाहिए। देखिए, शिक्षण उद्देश्यों का ज्ञान होना चाहिए, और जो हमारे शिक्षण के उद्देश्य है ना, उनका ज्ञान होना चाहिए कि हम शिक्षण क्यों करवा रहे। जैसे कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्यों कर रहे, ठीक है, और क्या होगा इसको करने से। ये इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे थे ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये शिक्षण के जो उद्देश्य है ना, मतलब कि हम शिक्षण क्यों कर रहे हैं, तो इसका आपके सामने उत्तर आना चाहिए कि इसलिए मैं कर रहा हूँ शिक्षण। तो इस तरीके से शिक्षण के उद्देश्यों का उसको ज्ञान होना चाहिए, शिक्षक को। और लास्ट में है शिक्षण सूत्रों व सिद्धांतों का ज्ञान, जो अभी हमने पढ़े ना ऊपर, वो शिक्षण के सूत्र और सिद्धांत एक ही को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। उनको शिक्षण का सूत्र भी बोला जाता है, सिद्धांत भी। तो ये है उनके बारे में पॉइंट जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे दोस्तों। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्यों है, मतलब कि क्यों ज़रूरी है ये। तो देख लेते हैं। स्वयं को जानने के लिए वही बात आ गई ना, बार बार से वही बात आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले अपने आप को समझना है, ठीक है। अगर आप शिक्षार्थी हो तो आपको अपने टीचर को भी समझना है, अपने माता पिता, अपना परिवेश, अपनी किताबें, अपनी शिक्षण सामग्री, अपना स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन जो भी है उसमें किस तरीके से पढ़ाते हैं, कौन कौन सी चीज़ों का यूज करते हैं, कौन कौन सी भौतिक सुविधाएं हैं, मतलब कि पार्क है, अच्छे क्लासरूम है, कैसे ब्लैक बोर्ड है, इन सारी चीज़ों का ही तो ज्ञान करना है आपको। यही सारी चीज़ें तो इसमें पढ़नी है, कोई ज़्यादा बहुत लंबे चौड़े तथ्य आपको इसमें याद नहीं करने, इसमें आपको चीज़ों को समझना है, ठीक है।
तो सबसे पहले आपको अपने आप को जानना है शिक्षक के तौर पे, बालकों को पहचानना, ठीक है, उनको पहचान सकता है, इस तरीके का होना चाहिए। शैक्षिक परिस्थितियाँ जागृत करना, मतलब कि शैक्षिक परिस्थितियों को जागृत करना, उजागर करना, बच्चे के सामने लेके आना। बालकों के प्रति प्रेम, सहानुभूति के भाव अपना सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान का अगर उसको ज्ञान होगा शिक्षक को, तभी वो बच्चे के प्रति प्रेम और सहानुभूति की भावनाएं अपना सकता है, ठीक है, उनके सामने इस तरीके से व्यवहार कर सकता है। बालकों के चहुमुखी विकास के लिए उचित शिक्षण विधियों का विकास दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। चहुमुखी विकास का मतलब है कि चौतरफा विकास, ठीक है, चारों तरफ से ये बालक है और इसके चारों तरफ से विकास हो रहा है, इस तरीके की शिक्षण विधियों का ये विकास कर सके, काम में ला सके, ठीक है। बालकों को अनुशासन स्थापित करना, मतलब बालकों में अनुशासन स्थापित करना। बालक अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे, बदतमीजी कर रहे, खेल रहे, टीचर की बात नहीं मान रहे, तो एक टीचर को ऐसी शिक्षा मनोविज्ञान से एक ऐसी शिक्षा लेनी है कि बच्चों को अनुशासन में कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आपको मालूम हो गया, और भी है इसमें, देखिए और भी पॉइंट है। बालकों में रुचि जागृत करने के लिए, बिल्कुल दोस्तों, बालकों में अगर रुचि नहीं है पढ़ाई के प्रति तो उनमें रुचि जागृत करनी है। बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये शिक्षार्थी मतलब कि लर्नर के बारे में आपके उसमें लिखा नहीं है टॉपिक में, लेकिन मैं आपको इसलिए यहाँ पे इसके बारे में पढ़ा रही हूँ क्योंकि आप खुद एक लर्नर हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, मुझ में क्या क्वालिटी है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि मुझ में क्या है, टीचर में क्या है, मुझे नहीं पता, बस मुझे पेपर पास करना है। तो अगर आप इस तरीके से सोचते हो ना, तो दोस्तों सोचना बंद करो और समझना स्टार्ट करो चीज़ों को, और रटना बंद करो। अगर आप रटते हो ना, आपसे किसी ने कह दिया कि KBS मैदान पढ़ लो और आपने वो खरीद ली और उसको रटने में लगे हो ना, तो छोड़ दो दोस्तों, आज ही छोड़ दो, मैं आपको कह रही हूँ। क्योंकि जब मैंने नेट JRF निकाला था ना, तो मैंने चीज़ों को सिर्फ समझा। अपने दीदी के बच्चे आसपास घूमते रहते थे, उनको जाना, पहचाना, उनकी अवस्था कौन सी चल रही है, ये चीज़ें देखी। उम्र अपने आप मुझे मालूम हो गई कि हमारा बच्चा कौन सी उम्र में है। सारी चीज़ें मतलब मैंने आसपास से देखी, समझी और अच्छे से परखी। तो इस तरीके से मुझे शिक्षा मनोविज्ञान का अच्छे से ज्ञान हुआ, इन चीज़ों का अच्छे से ज्ञान हुआ। तो ये शिक्षार्थी वाला पॉइंट मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको मालूम हो कि मेरे अंदर क्या क्या चीज़ें और क्यों है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बालक के लिए और बालक के अनुसार शिक्षा कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कई बार पूछ लिया जाएगा कि शिक्षा क्यों उपयोगी है, किसके लिए उपयोगी है, तो आपको आपके सामने 4-5 ऑप्शन आ जाएंगे, 4 ऑप्शन आ जाएंगे कि बालक के लिए है, बालक के अनुसार है, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए है, और एक ऑप्शन आ जाएगा कि सभी। तो आपको करना है सभी, क्योंकि बालक की बात होती है। देखिए बालक बिल्कुल केंद्र में है आज की शिक्षा में, चारों तरफ उसके शिक्षक और शिक्षण सामग्री है, बिल्कुल बालक है बीच में, ठीक है। और पहले क्या होता था, पहले गुरु होता था बीच में, बालक इधर इधर बैठ के सुनते थे प्रवचन, ठीक है, पहले गुरुकुल में ऐसा होता था। तो आज की जो शिक्षा है ना वो बहुत अच्छी है, लेकिन आपको उसको अच्छे से लेना भी है, मतलब ग्रहण करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बालक के लिए और बालक के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। बिल्कुल दोस्तों, केंद्र बिंदु बालक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद करना है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं दोस्तों। अब पढ़ना है आपको बालक के शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिताएं, ठीक है। और बालक का जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है, मतलब कि देखिए एक बालक का मस्तिष्क किस तरह से काम कर रहा है, एक बालक सोच क्या रहा है, ठीक है, एक बालक में किस तरह की वो हरकतें कर रहा है, मतलब कि क्रियाएं किस तरीके की कर रहा है, उसकी रुचि किस चीज़ में है, इन सारी चीज़ों का भी एक शिक्षक को और माता पिता को, मतलब कि जो अभिभावक है उनको भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, देखिए वंशानुक्रम और वातावरण का ज्ञान होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। और इन दोनों का 50-50%, 50-50% रोल होता है, ठीक है। मानसिक क्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल बच्चे की जो मानसिक क्रिया है उनका ज्ञान होना चाहिए। मानसिक योग्यता कौन कौन सी है बच्चे में, इनका भी ज्ञान होना चाहिए। रुचियों का ज्ञान दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा जब पढ़ाई करता है ना बेचारा, उसके सामने सभी विषय रहते हैं, लेकिन फिर भी उसको कभी कभी तो बता ही नहीं पाता कि मुझे सबसे अच्छा कौन सा लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसको पता चलता है। तो माँ बाप क्या करते हैं, कभी कभी अपनी जो पसंद की चीज़ें होती है ना वो अपने बच्चों के ऊपर थोप देते हैं, और इसके चक्कर में बेचारा पूरी ज़िंदगी वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है अपने दोस्तों से या किसी और से, क्योंकि उसने अपनी रुचियों के अनुसार अपना करियर नहीं चुना, ठीक है। तो इसलिए ये पॉइंट है ना, इसको मैं इम्पोर्टेंट मानती हूँ
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बच्चों को अपनी रुचियों के अनुसार काम करना चाहिए। उनके माता पिता को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जिस चीज़ में उनके बच्चे की रुचि है ना, उनसे वो ही काम करवाए। देखिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता दुनिया में, कुछ भी काम करो आप, दुनिया में कुछ भी नौकरी करो कैसी भी, लेकिन वो अपनी रुचि का काम होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी उसमें रुचि है ना, तो 50% काम तो यूँ ही हो जाता है, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे हो गया। तो रुचि बहुत बड़ा काम करती है ये। और लास्ट में है संवेग व मूल प्रवृत्तियों का ज्ञान। ठीक है दोस्तों, संवेग के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है पिछले वीडियो में, तो आपको मालूम होगा कि संवेग और मूल प्रवृत्तियाँ क्या है, लेकिन मैं यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो बच्चे के संवेग और मूल प्रवृत्तियाँ, इनका ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को और माता पिता को भी। दोस्तों, मूल प्रवृत्तियों के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं, लेकिन आज भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में आपको। ठीक है, तो सर्वप्रथम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, इनके सिद्धांत का नाम है ये। ठीक है दोस्तों, और क्यों किया, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया कि क्यों किया इन्होंने। तो मनुष्य व जीव जंतु में व्यवहार की व्याख्या करने के लिए, ठीक है, उनका जो व्यवहार है वो किस तरीके से काम करता है उसकी व्याख्या करने के लिए इन्होंने ये सिद्धांत दिया। किसने? मैकडूगल महोदय ने। ठीक है दोस्तों, और देखिए 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं हमारी। ठीक है, संवेग किसे बोलते हैं? संवेग बोलते हैं हमारे जो इमोशन होते हैं, ठीक है, भावनाएं होती है, इच्छाएं होती है, उनको संवेग बोलते हैं हम। तो यहाँ तक की जानकारी आपको समझ में आ गई, आगे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रिया होती है ना, मतलब कि आपके अंदर कोई संवेग उत्पन्न हुआ और आप जो क्रिया करोगे ना, वो है मूल प्रवृत्ति। मतलब कि मूल प्रवृत्ति आप जब अपने मतलब कि पैदा होते हो उसी समय से आपके अंदर रहती है। ठीक है, मतलब कि आप अपने मम्मा के पेट में रहते हो ना, तब भी वो आपके अंदर रहती है, लेकिन वो निकल के धीरे धीरे तब आती है जब आपके अंदर संवेग उत्पन्न होगा। जैसे कि मान लो मतलब ऐसे उदाहरण के लिए, कोई चीज़ है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है, तो ये किसी ने तोड़ दी, फोड़ दी, इसको फेंक दिया, हटा दिया, तो मुझे गुस्सा तो आएगा ही ना। तो मुझे गुस्सा आया, ठीक है, क्रोध आया बहुत तेज़, और ऐसा मन किया कि अब तो सब कुछ फेंक दूँ, यहाँ से तोड़ दूँ, फोड़ दूँ। तो देखिए दोस्तों, मुझे संवेग आया क्रोध का, ठीक है, मुझे गुस्सा आया तो मेरा मन किया कि मैं सब कुछ फेंक दूँ और एकदम तो लड़ाई कर लूँ जिसने फेंका है उससे। ठीक है, तो ये देखिए, ये संवेग हमें पहले आता है, मूल प्रवृत्ति बाद में जागृत होती है, क्योंकि ये हमारे अंदर रहती है, जन्मजात रहती है। ठीक है, मूल प्रवृत्ति होती है ये जन्मजात होती है, और ये तब उत्पन्न होती है जब हमें कोई संवेग हमारे अंदर पैदा होता है। जैसे कि भूख लगती है तो भोजन करने का बहुत मन करता है, हम फ्रिज में इधर उधर खाना देखते कहीं रखा है क्या, तो मैं तो मतलब खुद ही बनाती हूँ, तो मैं तो नहीं देखती, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ खाना है कहाँ नहीं है। लेकिन जब मैं अपनी मम्मी के पास होती हूँ ना गाँव में, तब मैं इधर उधर जाके ढूंढती हूँ और मम्मी से बोलती हूँ, क्या यार कुछ भी नहीं है खाने को, मेरा मन कर रहा है, भूख लग रही है मुझे बहुत तेज़। तो इस तरीके से आपको भूख लगती है तो आप खाना ढूंढते हो। ठीक है, और ये देखिए, ये लास्ट वाला है ना, भय, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जब आपको डर लगता है ना किसी चीज़ से, तो आप क्या करते हो? भागते हो। मान लो आप जंगल में हो, आपके पीछे कोई जानवर पड़ा है ना, डरावना दौड़ लगा रहा है आपके पीछे, तो आपको अंदाज़ा भी नहीं लगेगा कि आप कितनी तेज़ स्पीड में दौड़ लगा रहे हो। आप इतनी तेज़ दौड़ लगाओगे कि आपको एहसास भी नहीं होगा, मतलब आपने कभी सोचा भी नहीं कि मैं इतना भी दौड़ सकता हूँ या दौड़ सकती हूँ। ठीक है, तो ये होता है कि हमें डर लगता है तो हम पलायन करते हैं, भागते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मूल प्रवृत्ति जो अंदर हमारे है लेकिन हमें मालूम ही नहीं है, तो ये है। ठीक है दोस्तों, ये संवेग होते हैं और ये मूल प्रवृत्ति है, ये जन्मजात होती है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब आप पढ़ लीजिए इनकी विशेषताओं के बारे में। मूल प्रवृत्ति की विशेषता कौन कौन सी होती है? तो दोस्तों, ये होती है जन्मजात, आप सभी को मालूम है। ठीक है, सार्वभौमिक होती है। ठीक है, और मूल प्रवृत्तियों की जो मात्रा है ना, वो सभी में समान नहीं होती है। ठीक है, एक जैसी नहीं होती है किसी में भी, और व्यक्ति के व्यवहार को संचालित करने का काम करती है मूल प्रवृत्ति। क्योंकि किसी को देखिए, अब आप यहाँ मान लीजिए कि एक ये इंसान है और ये इंसान है, अब इसके सामने कोई दिक्कत आएगी तो ये तो बौखला जाएगा, एकदम से बहुत गुस्सा हो जाएगा, इधर उल्टी सीधी हरकतें करने लगेगा। एक ये इंसान है, कितनी भी बड़ी समस्या आई लेकिन अच्छे से शांत मन से सोचेगा, विचार करेगा अच्छे से और फिर आराम से काम करेगा। तो दोस्तों, ये काम कौन करवा रहा है? उससे जो उसकी मूल प्रवृत्ति है ना, वो करवा रही है। ये तो बौखला जा रहा है, मतलब इसकी मूल प्रवृत्ति है वो मतलब कि नेगेटिव बोल सकते हो, थोड़ी सी नेगेटिव वे में जा रही है, और ये बहुत अच्छे से विचार करता है, सोचता है, इसकी जो मूल प्रवृत्ति है वो सकारात्मक है, अच्छी है, पॉजिटिव है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मूल प्रवृत्ति है ये क्या करती है? हमारे व्यवहार को संचालित करने का काम करती है। ठीक है,
और देखिए दोस्तों, क्रिया करने के लिए हमको प्रेरित करती है मूल प्रवृत्ति, ठीक है। अब देखिए, संवेग होता है ना दोस्तों, ये तो हमारे स्वभाव को बताता है, ठीक है। और मूल प्रवृत्ति होती है, ये क्या करती है, ये हमारे व्यवहार को बताती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसमें बिल्कुल भी उलझना मत। संवेग का मतलब है कि ये आपकी हकीकत को बताएगा कि वास्तव में आप हो क्या, ठीक है। ये तो आपकी हकीकत बता दी, स्वभाव मतलब कि आपकी हकीकत क्या है, ठीक है। और व्यवहार का मतलब ये है कि जब आपकी हकीकत सामने आ गई तो आप किस तरीके से एक्टिविटी कर रहे हो, मतलब किस तरीके से क्रिया कर रहे हो, क्या व्यवहार कर रहे हो, क्या दिखा रहे हो सामने वाले को, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है, ये आप जान लेना अच्छे से। और ये देखिए दोस्तों, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति में 3 क्रिया होती है। कौन कौन सी 3 क्रिया होती हैं? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। और ये तीनों आपको याद आ रहे हैं ना, शिक्षण के 3 उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य पढ़े ना, वो यही 3 है ना। तो ये 3 क्रिया मूल प्रवृत्तियों के कारण होती है, ठीक है दोस्तों। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। दोस्तों अब पढ़ते हैं हम शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में, ठीक है। जो हमारी टीचिंग एड्स होते हैं, सपोर्ट मटेरियल जो भी हम काम में लेते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, शिक्षण में सहयोग देने वाली सामग्री को ही शिक्षण मतलब सामग्री कहा जाता है, ठीक है। जो मतलब कि हमारी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है, जो उसमें जो हमारी मदद करती है, हमें सहयोग देती है जो भी सामग्री, उसी को हम बोलते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है दोस्तों। ये नॉर्मल सी बात है, ये सभी को मालूम है, लेकिन ये कितने प्रकार की होती है और किस किस तरीके से हम इसको काम में लाते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री है, ये कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 3 प्रकार की है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। दृश्य सामग्री मतलब कि जिसको देख करके आप अपनी पढ़ाई के काम में लोगे, और ये है श्रव्य सामग्री मतलब उसको सुन के काम में लोगे, और ये है दृश्य श्रव्य सामग्री, ठीक है। इसमें दोनों आ गई है, मतलब कि ये दोनों यहाँ पे जाके यहाँ पे समाहित हो गई है, ठीक है। एक तरह से इस तरह से आप इसको समझो, तो हम एक एक के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। चलो देखिए दोस्तों, दृश्य साधन है, दृश्य सामग्री है, इसमें क्या बात कही गई है, इसमें कहा गया है कि विद्यार्थी जिस सामग्री को देखता है, ठीक है, अच्छे से उसको देखेगा और देखने के बाद ही उसको समझेगा, ठीक है। देख लिया और समझ लिया, और समझने के बाद उसका सदुपयोग करेगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखने किसी भी चीज़ को उसने देखा है, समझा है, और फिर उसका सदुपयोग करेगा, किसमें? अपनी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया हमारी चल रही है, उसमें उसका सदुपयोग करेगा, ठीक है। और उसको अध्ययन को अपने को प्रभावी बनाएगा। प्रभावी का मतलब ये कि उसको बिल्कुल अपने दिमाग में बिठाएगा, अच्छे से समझ लेगा, अपनी ज़िंदगी में आत्मसात कर लेगा। तो इसी को बोलते हैं दृश्य सामग्री, ठीक है। मतलब कि अच्छे से इसका प्रयोग करना, अच्छे से इसको काम में लेना, ठीक है दोस्तों। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें आती है दृश्य सामग्री में, जैसे कि श्यामपट्ट है, श्यामपट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड, ठीक है। और इसके आविष्कारक है, उनका नाम है जेम्स विलियम्स, ठीक है दोस्तों। ये जेम्स विलियम्स है, इन्होंने इसका आविष्कार किया है श्यामपट्ट का। इसके बाद हमारी किताबें है, प्रोजेक्टर है, ठीक है, चार्ट पेपर है, नक्शे हैं मतलब कि मैप, मॉडल है, स्लाइड के बारे में दोस्तों आप जानते होंगे, जैसे कि बड़े बड़े मॉल है, कोई दुकान है, या फिर किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हो तो उसमें स्लाइड है, मतलब कि कोई आपको पिक्चर दिख रही होती है और वो थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे चेंज हो रही होती है बिना किसी आवाज़ के, ठीक है, मतलब दिख रही होती है सिर्फ, तो उनको बोलते हैं स्लाइड। बुलेटिन बोर्ड मतलब कि नोटिस बोर्ड जो आपके स्कूल कॉलेज में लगे रहते हैं, जहाँ पे आवश्यक सूचना होती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद फ्लैनल बोर्ड होता है, ये भी हमारी पढ़ाई के काम में आता है, और एपिडाइस्कोप, ठीक है दोस्तों। ये सभी है ना, ये सब हमारे दृश्य सामग्री है, ठीक है दोस्तों। अब आपसे इन सब में से कोई भी देख के पूछ लिया जाएगा कि ये किस तरीके की सामग्री है, मान लो ये पूछ लिया जाएगा, ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है। ये एक यंत्र होता है चीज़ों को, छोटी से छोटी चीज़ों को देखने का, ठीक है। तो इसके बारे में भी पूछ लिया जाएगा आपसे कि ये क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि ये है दृश्य सामग्री। अब हम पढ़ते हैं श्रव्य सामग्री, जो हमें सुनाई देती है, ठीक है। देखिए, वे सामग्रियाँ जिन्हें सुनकर विद्यार्थी अपने अध्ययन को प्रभावी बना सकते हैं, उन्हें श्रव्य सामग्री बोलते हैं। देखिए बात वही है, मतलब कि यहाँ पर सुनकर के उनका सदुपयोग करेगा अपने शिक्षण कार्य में, ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। तो कौन कौन सी चीज़ों से वो सुनेगा, देखिए कौन कौन सी चीज़ों से सुनेगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों एक टीचर है ना, वो अपने बच्चों को कहानी सुनाता है, वो भी एक तरह से श्रव्य में आ जाती है, ठीक है। लेकिन ये आपसे इन 4-5 में से पूछा जाएगा, जैसे कि रेडियो से आप समझो कि जब हमारे पापा और इनका समय था तो टीवी तो थी नहीं, ये रेडियो ही था, तो इनको मैच देखने का बहुत, मतलब मैच देख तो नहीं सकते थे, टीवी नहीं थी, तो सुनते थे, रेडियो को लगा के एकदम बैठे ही रहते थे, गाने सुनते थे, उसमें मैच को सुनते थे, है ना। तो ये रेडियो है, ये सुनने के काम में आता है।
ऐसे ही टेप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन है, लिंगवा फोन है, ठीक है। ये चारों है, ये सुनने के काम में आते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो अब नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। देखिए अब पढ़ते हैं हम दृश्य श्रव्य साधन के बारे में, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें ये दोनों आ जाते हैं। इसमें आपको क्या करना है, मतलब कि इसमें देखेगा भी और सुनेगा भी, दोनों काम करेगा बच्चा। वे सामग्रियाँ जिन्हें देखने व सुनने का कार्य एक साथ करना पड़ता है, मतलब देखना भी एक साथ है और सुनना भी एक साथ है, एक ही साथ दोनों काम करने पड़ते हैं, उन्हीं को बोलते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री। कितना आसान है ना, ये आपके लिए बहुत इजी टॉपिक है, आपको अच्छे से बस इसको समझना है, रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। टेलीविज़न आता है, ठीक है, मतलब कि टीवी है, उसमें हमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। वैसे ही हमारा कंप्यूटर होता है, वीडियोज़ होती है, जैसे कि हमारी ये वीडियो है, मैं आपको ये लिखा हुआ भी दिखेगा और जो मेरी आवाज़ आ रही है वो भी सुनाई देगी, ठीक है, तो ये वीडियो भी है। उसी तरह से वीडियो कैसेट जो मार्केट में मिलती है वो भी है, और टेली कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और दोस्तों जो हम वीडियो कॉल करते हैं वो भी है, उसमें जैसे कि हमारा फ़ोटो दिखाई भी देता है और हमारी आवाज़ भी सुनाई देती है। तो ये सभी चीज़ें हैं, ये आ जाएगी श्रव्य दृश्य सामग्री में, ठीक है। दृश्य श्रव्य या श्रव्य दृश्य किसी भी तरह से बोल दो आप उसको, तो ये इसमें आ जाएगी। ये तीन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें, ठीक है। ये तीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार में, लेकिन इसके अलावा दो और है, तो इनको मैं सिर्फ समझा देती हूँ आपको। देखिए दो कौन कौन से हैं, पहला है क्रियात्मक सामग्री, ठीक है, और दूसरा है प्रयोगात्मक सामग्री। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ ये है ना, दोनों व्यवहारिक है एक तरीके से, मतलब ये एक्टिविटी बेस्ड है और ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बनता कैसे है, क्रियात्मक सामग्री का मतलब ये होता है दोस्तों, कई बार क्या होता है, जैसे कि ज्योग्राफी का बच्चा है, ठीक है, ज्योग्राफी का है, कोई हिस्ट्री का है, ठीक है, और कौन सा है ऐसा सब्जेक्ट, मान लो ये दो है, ठीक है, मैं दो का उदाहरण दे देती हूँ अभी। तो इन बच्चों को जब पढ़ाते हैं ना स्कूल में, कॉलेज में, या फिर कहीं भी और आगे की शिक्षा जब ये प्राप्त करते हैं तो इनको घुमाने ले जाते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी का बच्चा है तो इनको कोई ऐसी चीज़ दिखाने ले जाते हैं जो इनके सिलेबस से संबंधित हो। उसी तरीके से हिस्ट्री के जो बच्चे हैं इनको म्यूजियम वगैरह दिखाने ले जाते हैं। तो ये मतलब ऐसे आप किसी जगह पे इनको ले गए हो, फिर बच्चा देख रहा है सारी चीज़ों को, ठीक है, देख रहा है, और देखने के बाद उसका टीचर उसे समझा रहा है कि देखो उस चैप्टर में ये चीज़ आई थी, ये फ़ोटो आपको दिखा होगा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, साथ में समझाता चलता है टीचर। मेरे साथ ऐसा हुआ था जब हम 12वीं और 11वीं क्लास में थे, तो हमें भी ले गए थे बहुत सारी जगह घुमाने। तो ये है क्रियात्मक सामग्री, इसको बोलते हैं। इसमें ये ना एक तरह से दोस्तों इसी में आ जाती है श्रव्य दृश्य सामग्री में, लेकिन इसका पूछने का तरीका बिल्कुल अलग है। पूछने का तरीका ये है कि आप बच्चे को ले गए हो भ्रमण करने के लिए, इतिहास विषय या कोई भी विषय का नाम दे देंगे या फिर नहीं देंगे, कि आप किसी बच्चे को भ्रमण पे ले गए हो और उसने वहाँ से बहुत अच्छी जानकारियाँ प्राप्त की आपके द्वारा भी और देखा भी। तो आप बताओ कि ये कौन सी सामग्री के अंतर्गत आएगा, तो बताओ आप क्या कहोगे। उसमें 4-5 ऑप्शन होंगे, दृश्य होगा, श्रव्य होगा, दृश्य श्रव्य होगा, और लास्ट में हो सकता है क्रियात्मक हो। तो आपको दोस्तों ये करना है अगर ये ऑप्शन में हो तो, और ये नहीं है तो ये वाला करना है, ठीक है। तो ये समझाने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे पॉइंट रखा है, ठीक है। और देखिए ये 5th वाला है, इसको मैं आपको समझा देती हूँ। ये साइंस के स्टूडेंट से संबंधित है ज़्यादातर, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वो जो लैब में जाके प्रैक्टिकल करते हैं ना अपने, और उसके द्वारा वो जो सीखते हैं, जैसे कि मान लो किसी ने प्रैक्टिकल किया किसी भी चीज़ पे और दूसरे बच्चे उनको देख रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं, तो वो देख के और सुन के जो सीख रहे हैं ना, वही है प्रयोगात्मक सामग्री, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे और अच्छे से अपनी किताब में भी इनको पढ़ लेना। किताब में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि इतना लंबा चौड़ा इनके ऊपर लिख रखा है, जबकि बात वही है घुमा फिरा के, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से सिर्फ इसी तरीके से पूछा जाएगा जो मैंने आपको बताया। तो चलो अब आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि हमारी ये दृश्य श्रव्य सामग्री है, इनके आवश्यक गुण कौन कौन से हैं, मतलब कि ये जो हमारी सामग्रियाँ थी सभी, इनके गुण कौन कौन से हैं, मतलब कि इनकी विशेषताएं कौन कौन सी है, ठीक है। गुण और विशेषताएं एक ही बात होती है। तो चलो पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट है सामग्री की उपलब्धता, ठीक है, मतलब कि इनके गुण ये है कि हमें सामग्री उपलब्ध हो जाती है। पहली गुण तो ये है, ठीक है, पहला गुण ये है। परिशुद्धता का मतलब ये होता है दोस्तों कि किसी काम को हम जब करते हैं और उसमें हमें ऐसी शिक्षण सामग्री बीच बीच में काम में आती है, मतलब कि कोई देखने की, सुनने की, या फिर देखने सुनने की दोनों,
बीच में काम में लेता है शिक्षक, तो उससे क्या होता है कि मान लो कि चैप्टर में कोई चीज़ गलत प्रिंट हो गई है किताब में, तो उसकी गलती को हम छांट के अलग कर देंगे और उसको सही तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो एक्यूरेसी मतलब कि इसमें शुद्धता आती है। शुद्धता का मतलब कि इसमें बिल्कुल सच्चाई रहती है, गलतियाँ नहीं रहती। ठीक है, गलतियाँ नहीं रहती, इसका मतलब ये है। अनुकूलता, अनुकूलता का मतलब ये है कि दोस्तों हम क्या करते हैं, चीज़ों को देख करके ना जल्दी समझ लेते हैं। अब जैसे कि ये सारी चीज़ें ना किताब में लिखी होंगी कहीं ना कहीं, तो ऐसी बात तो है नहीं कि कहीं ना कहीं लिखी नहीं है, लेकिन आप उनको पढ़ के उतने अच्छे से नहीं समझोगे दोस्तों जितना देख कर के समझोगे। ठीक है, ये सबके साथ होता है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है, मुझे कोई और पढ़ाएगा तो मुझे भी समझ में आएगा, तो इसी तरीके से आपको जल्दी से समझ में आ जाएगी, मतलब आप अनुकूलन कर लोगे उनका। ठीक है, मतलब कि जल्दी से अडेप्ट कर लोगे, अपने अंदर उन चीज़ों को डाल लोगे। ठीक है, यथार्थता, यथार्थता का मतलब है कि आप रियल में बिल्कुल उन चीज़ों से रूबरू होगे और सीख लोगे अच्छे से। ठीक है, हकीकत में रूबरू होना एक तरह से ये है। संबद्धता का मतलब ये है कि आप उनसे जुड़ने का काम करोगे चीज़ों से अच्छे। पता है क्या, जब एक वीडियो के फॉर्म में आपके सामने चीज़ आती है तो आप बहुत सारी चीज़ों से उनको जोड़ के अच्छे से समझ लेते हो, ये है। और समय की बचत भी होती है इसमें। और रोचकता, पढ़ने में रोचकता तो आएगी दोस्तों, बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे आप, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग बन जाएगा टॉपिक। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं हैं, इनकी गुण है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपने इनके गुण के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब मैं आपको अवगुण बताती हूँ। ठीक है, 2 बच्चे हैं। ठीक है, ये 2 बच्चे हैं। एक बच्चा जो फ़ोन को देखता है सिर्फ अपने काम के लिए, पहले किताब पढ़ रहा है, किताब में कुछ चीज़ समझ नहीं आई, यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे कुछ वीडियोस देख ली और फ़ोन को साइड में फिर से रख दिया। ये बच्चा है, इसने फ़ोन देखा तो पढ़ाई के लिए ही सोचा होगा कि चलो पढ़ लेता हूँ, लेकिन पढ़ाई की वीडियो इसने जैसे चलाई, नीचे इसको कोई और ऐसी वीडियो दिख गई तो इसका मन किया यार इसको देखता हूँ पहले चला के, और इसने उसको चला लिया। ठीक है, चलाने के बाद देखता रहा, फिर नीचे कोई और अच्छी वीडियो आई सजेशन में, चलाते 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 इसके 2-3 घंटे निकल गए। ठीक है, इसको लगा अरे बहुत टाइम हो गया। फिर ये क्या करेगा, अपना जो भी है नहाएगा धोएगा खाएगा पिएगा, ऐसे 2-3 घंटे और लगा देगा। फिर सोचेगा लाओ थोड़ी देर और फ़ोन देख लेता हूँ, वैसे भी अभी तो खाना खाया है, थोड़ी ना पढ़ूंगा, अभी थोड़ी पढ़ूंगा। तो ये फिर अपने व्हाट्सएप वगैरह पे जहाँ मैसेज वैसेज देखेगा और इस तरीके से शाम हो जाएगी। तो मतलब एक तरह से ये फ़ोन में ही सिमट के रह गया है, और किस तरीके से, नकारात्मक तरीके से। क्योंकि दोस्तों आपको इन चीज़ों को काम में लेना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें ही आपको काम में लेने लगे। दोनों बातों में अंतर समझना, आपको इन चीज़ों को सिर्फ अपने काम में लेना है और दूर रख देना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आपको अपने काम में लेने लगे, समझे। मतलब कि आप इनके नौकर बन के रह जाओ बिना सैलरी के, फिर तो काम नहीं चलेगा ना। फिर तो ना घर चलेगा, ना आप चलोगे, ना आपका मानसिक शारीरिक और मतलब जो भी आपका विकास है वो किसी भी तरीके से नहीं होगा। तो इसीलिए आप इतना प्रयास करना, मतलब इतना प्रयास क्या करना है, मैं इसके अवगुण बता रही हूँ, मैंने लिखवाए नहीं है। ठीक है, और इसको अपनी ज़िंदगी में आत्मसात तो करना ही है। ये फ़ोन आपको ना चलाए, आप फ़ोन को चलाओ। ठीक है, दोनों चीज़ों में अंतर समझ लेना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताती हूँ एडगर डेल का अनुभव शंकु मॉडल है, इसके बारे में, क्योंकि यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आपकी सभी की किताब में भी बना होगा, लेकिन मैं एक बार आपको बता देती हूँ, अच्छे से व्याख्या कर देती हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये एडगर डेल है, ये एक शिक्षाविद थे। ठीक है, और अमेरिका के थे। ठीक है, 1960 ईस्वी में इन्होंने एक दृश्य मॉडल है अनुभव कोण ये प्रस्तुत किया। ठीक है, 1960 में प्रस्तुत किया है इसको मतलब इस मॉडल को। लेकिन दोस्तों इसको वास्तविक रूप से मूल रूप से बना लिया था इन्होंने कब, 1946 में। तो आपको दोनों में अंतर मालूम होना चाहिए, बना कब लिया था 1946 में, लेकिन इसको प्रस्तुत कब किया 1960 में। ठीक है, ये बात मालूम हो गई। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले है शाब्दिक प्रतीक। ठीक है, सबसे पहले शाब्दिक प्रतीक की बात हो रही है, फिर दृश्य प्रतीक। ठीक है, जहाँ पे देखे हैं उनसे संबंधित प्रतीक। इसके बाद है ऑडियो रिकॉर्डिंग व स्थिर चित्र, फिर गतिशील चित्र जो कि स्लाइड मैंने आपको बताया था उस तरीके के, प्रदर्शन सामग्री, इसके बाद में जो प्रदर्शनी लगी रहती है उसमें जो सामग्रियाँ होती है वो, क्षेत्र भ्रमण और प्रदर्शन। ठीक है, इसके बाद देखो आप नाटक सहभागिता और काल्पनिक अनुभव, और लास्ट में है प्रत्यक्ष व उद्देश्यपूर्ण अनुभव। ठीक है, तो आपको ये सब की मतलब जानकारी है ऑलरेडी, आपको ये मालूम होना चाहिए कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है और किसने दिया है। ठीक है, और कब दिया है ये मॉडल। ठीक है, ये आप इसमें पढ़ लेना, मैंने आपको बता भी दिया है। अब आप देखिए ये संस्थागत सुविधाएं हैं ना दोस्तों,
इसके बारे में ना तो कोई पॉइंट लिखवाने की आवश्यकता और ना ही कोई पॉइंट रटने की आवश्यकता। ये पूरा टॉपिक है ना, ये समझ पर आधारित है, इसीलिए मैं आपको इसको समझा देती हूँ सिर्फ, ठीक है। आप बुक्स देखोगे तो शायद आपको ये टॉपिक मिलेगा भी नहीं, तो मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, जो आपकी संस्था होती है ना, संस्था का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपका इंस्टीट्यूशन ही होगा, ठीक है। आपका स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकती है, ठीक है, कोई मतलब कुछ भी हो सकता है। तो उसमें आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही है, एक बच्चे को कौन कौन सी सुविधा मिल रही है, उसको देखना है, उससे क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो वहाँ पे जो टीचर होंगे, ठीक है, उनका जो सबसे बड़ा जो हेड होगा उसका संस्था का, वो अपने जो वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी है उनको कौन कौन सी सुविधाएं दे रहा है, ठीक है। ये बात भी मायने रखती है, बच्चों को कौन कौन सी सुविधाएं दे रहा है, वहाँ के क्लासरूम कैसे है। ऐसा तो नहीं है कि एक क्लासरूम बहुत छोटा सा है, उसमें बहुत सारे बच्चे बिठा रखे, तो बच्चे क्या करेंगे, हमेशा एक दूसरे को आगे पीछे करने में लगे रहेंगे, सही से बैठने में ही लगे रहेंगे, मतलब वो एडजस्ट ही नहीं हो पाएंगे अच्छे से। तो टीचर पढ़ा के चला जाएगा, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब वातावरण अच्छा नहीं होगा, क्लास का माहौल अच्छा नहीं होगा, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा, आप ये बताओ। तो जो ये संस्था का जो प्रधान होता है, उसका ये काम होता है कि वो अपने क्लासरूम को अच्छा रखे, उसमें बच्चों की संख्या है वो कम रखे, और छोटी क्लास है तो उनको बहुत अच्छे से चित्र बना के अच्छे देखिए, आजकल जितने भी सरकारी स्कूल है, मतलब जहाँ के भी, हर जगह पे आप देख लेना, राजस्थान में देख लो, दिल्ली में देख लो, तो बहुत ही अच्छे, चाहे आपकी छोटी क्लास हो चाहे बड़ी क्लास हो, सभी में बहुत अच्छे से उनकी क्लास के अकॉर्डिंग अच्छे चार्ट पेपर बना रखे, अच्छे से पेंटिंग, अच्छी चीज़ें लिख रखी है, ज्ञानवर्धक चीज़ें, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो ये संस्थागत सुविधाओं में आ जाती है सभी, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, किसी भी शैक्षिक संस्था की गुणवत्ता व सकारात्मक प्रगति उस संस्था में दी जाने वाली सुविधाओं पर निर्भर करती है। बिल्कुल दोस्तों, हम कहीं से शिक्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है, और उसकी जो सकारात्मक, मतलब कि जो पॉजिटिव प्रोसेस उसका जो है, मतलब काम करने का जो तरीका है, उसकी अगर कहीं पे भी आप तारीफ़ करोगे तो तभी तो करोगे जब आपको सुविधाएं अच्छी मिलेंगी, ठीक है। जैसे कि किसी का बच्चा पढ़ रहा है बहुत बड़े स्कूल में, तो वो हर किसी को कहेगा मेरा बच्चा तो वहाँ पढ़ता है, मतलब कि वहाँ पे आपको फैसिलिटी अच्छी दी जा रही है, आपके पैसे तो लग रहे हैं लेकिन आपको सुविधा भी बहुत ज़्यादा मिल रही है, आपका बच्चा पढ़ने में भी अच्छा हो रहा है, चीज़ों को समझ रहा है, तो इसीलिए आप गर्व के साथ कहते हो, ठीक है। तो ये सुविधा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। पाठ्यक्रम को रुचिकर बनाकर शिक्षण को प्रभावी बनाते हैं। पाठ्यक्रम को रुचिकर बनाया जाता है, चाहे कोई भी वहाँ पे ऐसी सहायक सामग्री प्रयोग में लानी हो, लेकिन उसको रुचिकर बना के ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, इस पर ध्यान मत देना, ठीक है। रुचिकर बना करके प्रभावी बनाया जाता है। शिक्षण परिवेश से अवगत होकर मनोवैज्ञानिक व सांस्कृतिक गुणवत्ता को बढ़ावा दे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सामाजिक परिवेश होता है ना अपना, ये सामाजिक परिवेश होता है ना, इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए उस संस्था को, क्योंकि आप उन्हीं के बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इन बच्चों को कौन कौन सी चीज़ें मतलब यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। उनका मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक जो गुणवत्ता है उनको भी ध्यान में रखना है। तो सारी चीज़ों को आपको, परिवेश को सबसे पहले ध्यान में रखना है, ठीक है। उस बच्चे का जो सामाजिक परिवेश है, जो उसका सांस्कृतिक परिवेश है, उन चीज़ों को ध्यान में रखना है, और उसकी जो मनोवैज्ञानिक सांस्कृतिक गुणवत्ता है उनको बढ़ावा देना है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संस्थाएं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य मित्रवत व्यवहार बनाने में योगदान देती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं, ये क्या करती है, एक शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में मित्रवत व्यवहार हो, अच्छा व्यवहार हो, अच्छे से प्यार से ये एक दूसरे से बात करे, ठीक है। अच्छी शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करे, ताकि बच्चा टीचर के साथ अच्छे से जुड़े, अपने विचारों की अभिव्यक्ति दे, अच्छे से बातचीत कर पाए, अपने अंदर की झिझक को निकाल पाए, इस तरीके का माहौल देती है ये संस्थाएं, ठीक है। और ये माहौल होना चाहिए, ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए कि एक बच्चों को डरा के, धमका के और बहुत बुरी तरीके से रखा जाए, जो बेचारा उस स्कूल से पढ़ के निकल जाए लेकिन कुछ बोले नहीं एक शब्द भी, तो इस तरीके का भी नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये है हमारा लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का, और ये है इसका निचोड़, ठीक है। निचोड़ मतलब कि इसमें इसका निष्कर्ष दिया हुआ है। देखिए, हमारी शिक्षण संस्था है, ये क्या काम करती है, शिक्षक को, शिक्षार्थी को और पाठ्यक्रम को, जितनी भी सहायक सामग्री है उनको, अनुकूल वातावरण, प्रशिक्षण कार्यक्रम, इन सभी के सहयोग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल बनाने
और सुदृढ़ बनाने का कार्य करती है। दोस्तों, आप मुझे ये बताओ कि ये शिक्षण संस्थाएं अगर हमें कोई सुविधा उपलब्ध करवाती है तो क्यों करवाती है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पूर्ण करवाने के लिए, बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, उसके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, ठीक है, बच्चे का सामाजिक परिवेश कैसा है उसको उस तरीके की शिक्षा दी जाए ताकि वो समाज में जाके अच्छा इंसान बने, अच्छा व्यवहार करे। इसलिए उनको ये शिक्षाएं दी जाती है, ये सुविधाएं इसलिए उनको दी जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें कौन कौन जुड़ के काम करते हैं? देखिए, शिक्षण संस्था तो है, इसका जो हेड है वो भी है, शिक्षक है, शिक्षार्थी है, पाठ्यक्रम है, सहायक सामग्री है, अनुकूल वातावरण वहाँ का बनाया जाता है, ठीक है। प्रशिक्षण कार्यक्रम बार बार चलाए जाते हैं, टीचरों को अच्छे अच्छे प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इन सभी चीज़ों के सहयोग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल बनाया जाता है और सुदृढ़ बनाया जाता है, ठीक है। इसीलिए ये ज़रूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों। ये है हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं और वीडियो को ख़त्म करते हैं जल्दी से। और ये है हमारा शैक्षिक वातावरण, ठीक है, लर्निंग एनवायरनमेंट। दोस्तों, ये लर्निंग है, गलती से मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, LERNING है, ठीक है। इसको एन कर लेना आप, यहाँ पे बीच में मैं भूल गई हूँ लिखना, तो आप इसको ठीक कर लेना। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है शैक्षिक प्रशासन का कर्तव्य के प्रति वफादार होना। बहुत शानदार बात कही गई है। देखिए दोस्तों, जो शैक्षिक प्रशासन हो, चाहे वो एक शिक्षक हो, उसका अपने कर्तव्य के प्रति वफादार होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। कहीं शिक्षक ऐसा तो नहीं है कि बस वो ये सोचता है कि बस जाना है स्कूल और आ जाना है, और अगर मन किया तो कुछ भी पढ़ा देना है, नहीं तो आ जाना है। इस तरीके का अगर शिक्षक है ना, तो वो मतलब कि हमारा जो शिक्षण का जो पूरा कार्यक्रम है, शिक्षण की जो प्रक्रिया है, पूरा जो शिक्षा विभाग है ना, उसके लिए कलंक है इस तरह के इंसान। क्योंकि अगर वो अपने कर्तव्य के प्रति वफादार नहीं है तो वो बहुत मतलब अपने आप में बहुत बुरा काम कर रहा है। और अगर कोई गलत काम करता है ना तो उसको उसकी सज़ा भी मिलती है, क्योंकि भगवान की लाठी जब पड़ती है ना तो दिखती नहीं है, बस वो पड़ जाती है और उसी इंसान को उसका एहसास होता है जिसके पास जाके वो पड़ती है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इसमें शैक्षिक प्रशासन जो है, शिक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं, उसका पूरा जो प्रशासन है, ठीक है, उसको अपने कर्तव्य के प्रति वफादार होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धार्मिक दृष्टि से भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे के साथ उसके धर्म को लेकर के कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। सभी को समान रूप से अच्छे से शिक्षा देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप धर्म को लेकर वहाँ पर भेदभाव करो, ठीक है। नेतृत्वकर्ता का जागरूक होना चाहिए, जो इस चीज़ का नेतृत्व कर रहा है, मतलब कि कोई जैसे कि क्लास टीचर है तो उसको अपनी क्लास के लिए बिल्कुल जागरूक होना चाहिए। उसको एक एक बच्चे की सारी हरकतों का अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या हो रहा है। उसी तरह से आपका जो हेड है स्कूल का या कॉलेज का, तो उसको भी सारी चीज़ों के लिए जागरूक होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो ही ऐसा ढीला ढाला से कुछ भी नहीं कर रहा, उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो पूरा जो सिस्टम है ना वही गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए जो उसका जो मुखिया है, जो सर्वे सर्वा है, उस स्कूल का जो सबसे हेड है, तो उसको तो सबसे ज़्यादा मतलब जागरूक होना चाहिए हर चीज़ के लिए। कोई भी नई अपडेट हो, कोई भी मतलब पढ़ाने की बात आ जाए, चाहे कोई भी काम की बात आ जाए, उसको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, वो भी बहुत अच्छे से। क्योंकि वो अच्छे से नेतृत्व करेगा तभी उसकी जो टीम है, जैसे कि हम सभी शिक्षक उसके नीचे काम करते हैं, तो हम तभी अच्छे से अपना काम करेंगे जब वो अच्छे से करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पापा हैं, हमारे पापा मान लो कि हमको बोल देते कि आप ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन मान लो कि वो खुद ही अपनी ज़िंदगी में अच्छे से नहीं कर रहे, तो कभी कभी बच्चा उनको बोल भी देता है कि आप खुद तो कर नहीं रहे, हमसे कह रहे हो। तो इसीलिए जो मुखिया है उस चीज़ का, यहाँ पे हम शैक्षिक वातावरण की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो शिक्षा से जुड़े हुए हमारे जो क्षेत्र होते हैं उनमें जो हमारा मुखिया है उसको जागरूक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बात ये है मानवीय विकास को प्राथमिकता देनी है। बिल्कुल दोस्तों, इंसानियत को सर्वोपरि रखना है, हमको मानवीय विकास को प्राथमिकता देनी है, ठीक है। पारिवारिक वातावरण का अच्छा होना। देखिए दोस्तों, कई बार ये पारिवारिक वातावरण है ना, ये बहुत बुरा असर डालता है, बहुत बुरा असर ये बच्चे पे भी डालता है और एक टीचर पे भी डालता है। दोनों के ऊपर इसका नकारात्मक असर पड़ता है। अगर परिवार में झगड़े हो रहे, लड़ाई हो रही है, कलेश हो रहा है, कोई भी टेंशन हो रही है, तो बच्चे का सीधा सीधा प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है। इसीलिए हमारे परिवार में अगर कोई समस्या चल रही है तो बच्चे से दूर होके हमें उन बातों को सुलझाना चाहिए, बच्चों के सामने ऐसी बातों को नहीं लाना चाहिए, ठीक है। और लास्ट वाला पॉइंट है पर्यावरण में अपने आसपास के परिवेश का शैक्षिक वातावरण पर असर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है दोस्तों। अपना जो पर्यावरण है, आसपास के जितने भी घटक हैं ना, उन सभी का हमारे शैक्षिक वातावरण पर असर पड़ता है, ठीक है। तो हमारा जो शैक्षिक वातावरण है ना दोस्तों, वो ऐसा होना चाहिए
कि हमारा जो शिक्षार्थी है सीखने वाला और जो सिखाने वाला है टीचर, उन दोनों के बीच में तालमेल बहुत अच्छा होना चाहिए। वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझे, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्लासरूम के अंदर ही समझे। एक टीचर को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के घर पे क्या हो रहा है, बच्चा किसी तनाव में तो नहीं है, बच्चा किसी परेशानी से तो नहीं गुजर रहा है। तो एक टीचर को बच्चे की सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये शैक्षिक वातावरण है, ये बहुत अच्छा होना चाहिए, एकदम भय मुक्त होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह का डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बच्चे को ना ऐसा माहौल दिया जाना चाहिए कि वो अपने विचारों को अच्छे से स्पष्ट कर पाए, सारी चीज़ों को कह पाए, ठीक है। और उसको किसी भी चीज़ का डर नहीं हो। अगर उसको कोई परेशानी चल रही है तो वो अपने क्लास टीचर से या कोई भी टीचर जो उसको लगता है उसको जाके बता सके, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ शैक्षिक वातावरण में होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलो, हमारी ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिल लेंगे। और दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। और अच्छी नहीं लगे तो भी आप बता देना कि क्या कमी रह गई है, मैं सुधार कर लूँगी, ठीक है दोस्तों। ओके, बाय बाय। आप अच्छे से पढ़ते रहो, क्योंकि मेरा प्रयास ये है कि मैं आपको, मुझे जितना भी आता है ना उसको बहुत अच्छे से मैं आपके सामने लेके आऊँ, आपको अच्छे से पढ़ाऊँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ाऊँ, ठीक है। और देखिए, ये यूनिट हमारी ख़त्म हो जाएगी तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं मैं वो सभी आपके सामने लेके आऊँगी, ठीक है। ओके, बाय बाय।